नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त पर कांग्रेस ने धीमी गति से डेटा जारी करने को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। हरियाणा में कांग्रेस को लगे झटके पर उद्धव गुट ने दी सलाह, कहा अपनी रणनीति पर करें थोड़ा विचार। हरियाणा के जुलाना से जीती विनेश फोगाट, बीजेपी के योगेश कुमार को दी शिकस्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। विनेश फोगाट की जीत पर ब्रजभूषण की पहली प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस का होगा सत्यानाश। 1 घंटे में 100 लड़ाकू विमानों से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला, इजराइल ने 120 साइटों को बनाया निशाना। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में डेटा धीमी गति से जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है कि पत्रकारों का डेटा सामने आ रहा है और सभी मीडिया हाउस इलेक्शन कमीशन के डेटा पर ही भरोसा कर रहे हैं, जिसे जानबूझकर बीजेपी के दबाव में धीरे धीरे जारी किया जा रहा है। तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पाँचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए हैं। यहाँ पर बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। हालांकि विपक्ष ने ऐसा इलेक्शन रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। विपक्षी नेताओं का भरोसा था कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसी बीच अब महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई दी है। प्रियंका ने कहा है कि मैं बीजेपी को बधाई देती हूँ क्योंकि इतनी सत्ता विरोधी लहर के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी बीजेपी से सीधी लड़ाई होती वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कहा है कि बीजेपी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अगर इस तरीके का आई एम श्योर उनको कोई रिपोर्ट मिल रही होगी, और क्योंकि स्लो काउंटिंग भी बहुत चल रही है, जो नतीजे भी आ रहे हैं दे आर चेंजिंग और काफ़ी स्विंग्स भी हो रही है, तो इसलिए मैं इसको फाइनल आउटकम नहीं देख रही हूँ। रिजल्ट आते आते पता चलेगा। पर अगर इस तरीके का दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन कमीशन मशीनरी है, जिनको एक इंडिपेंडेंट चुनाव, फियरलेस जो चुनाव होते हैं, फियर फ्री हो और आई वुड से फेयर हो, ये होना ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स वर्थ लुकिंग एट कि अगर हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो कौन दबाव डाल रहा है, क्यों इस तरीके की मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं।
पर जो भी होगा अब जनता के सामने आ ही जाएगा कुछ घंटों में। मैम स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करा है और कहा मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया। वो अपनी पार्टी के अंदर ही बात कर लें इस बारे में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी से वो खुद हैं, आम आदमी पार्टी पे ट्विटर पे आरोप लगा रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी इनकी पार्टी के जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, शी विल एक्सप्रेस इट इन द फोरम शी शुड बी रादर देन ट्वीटिंग इट। मैम एक और सवाल, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इसका महाराष्ट्र चुनाव पर कितना असर है? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं। आपने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आपने परिवारों को फोड़ने का काम किया, आपने परिवारों में दरार की है, और किसके लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आपने इलेक्शन कमीशन को मिसयूज़ किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ किया, आपने डेमोक्रेसी के जो मूलभूत, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो फाउंडेशन है, उसको ख़त्म करने का काम किया। पहले तो वो एक बहुत भारी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है महाराष्ट्र में कि जो इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र की हैं, और महाराष्ट्र देख रहा है, वो महाराष्ट्र से उठाकर दूसरे राज्यों में ली जा रही हैं। केंद्र से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार आकर वही प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं जिसका 6 महीने पहले कर चुके हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस तरीके से स्टैच्यू गिरी, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये सारे मुद्दे महाराष्ट्र में लागू होंगे और महाराष्ट्र विल वोट ऑन द बेस ऑफ इमोशंस। एंड क्या ये महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुसार काम हुआ है या कि उसके विपरीत हुआ है? ये लड़ाई वो होगी। तो हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कॉन्फिडेंस है, जो लोकसभा में हमने अपना चुनाव नतीजे देखे हैं, उसी कॉन्फिडेंस को हम लेकर, उसी कॉन्फिडेंस से हम जनता के बीच जाएंगे और जनता की बातों को रखेंगे। हरियाणा में 90 सीटों पर आज गिनती जारी है, लेकिन जुलाना सीट पर काफी लोगों की नजर बनी हुई थी। सीट से विनेश फोगाट चुनाव लड़ी थी, जो बीजेपी कैंडिडेट योगेश कुमार से काफी आगे चल रही थी। 12 राउंड की गिनती तक वो कई हजार वोट से आगे चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन जीत हासिल की। विनेश फोगाट सुबह से ही बीजेपी कैंडिडेट योगेश कुमार से आगे चल रही थी। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। और किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से जीत दर्ज कर ली है और इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों ने अपने फैसला सुना दिया है, जम्मू कश्मीर की समस्याओं को दूर करना है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, अल्लाह का शुक्र है कि नतीजा आपके सामने है। उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है, उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है,
हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी स्थिर सरकार के लिए वोट देने के लिए बधाई देती हूं। 2019 से जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसके बाद वहां स्थिर सरकार की जरूरत है। मुझे खुशी है कि लोगों ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है, इसमें किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बीजेपी के बढ़ते रुझानों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इतनी नाराजगी के बाद भी यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो देश गड्ढे में जाएगा और देश पूरा का पूरा बिकेगा। भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। इस बार लग रहा था हरियाणा में कांटे की टक्कर के बाद में कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन रिजल्ट देखो वहां पे कास्टिज्म का बड़ा खेल है, किसान वर्सेस अदर्स में चुनाव का खेल खेलते हैं और बहुत साइलेंट तरीके से खेलते हैं। ये बड़ा घपला है किस्म से वहां पे। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहीद शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई असर नहीं। हाँ, असर कम दिखाई दिया, असर कम दिखाई दिया। तो आपका ये मानना है कि जनता वोट नहीं दे रही, पर वोट कहाँ से आ रही? वोट कहाँ से आ रही है पता नहीं भाई, वोट कहाँ से आ रही। तो आपका क्या मानना है, कहाँ से आ रही? और भाई क्या पता कहाँ से आ रही, हम ही क्या बताते, हम तो अपनी वोट दे हुए। यहाँ पे भी जब चुनाव हो वोट आवे, जैसे अभी गन्ने की समितियों के चुनाव हुए और सबने देखा कि पर्चे कैंसिल हुए और उनके कैंडिडेट जीत गए बगैर वोट की।
तो वोट आवे ऐसे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। डोडा विधानसभा से आप के उम्मीदवार मेराज मलिक ने 4,470 वोटों से जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े। 5वें राज्य में एमएलए बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सुदूर इलाके में डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता मेराज मलिक जी जीते हैं और जुझारू नेता हैं। बहुत ज़मीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है। बहुत खुशी है पूरी आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कारवां, अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल के रूप में पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है और ये हमारे नेता केजरीवाल जी का जो शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है, जनता के हितों के लिए काम करने का जो मॉडल है, उसका विस्तार है। अब आम आदमी पार्टी का जो संगठन है उसके बारे में बैठ के उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो परिणाम आए हैं, आने शुरू हुए हैं, बहुत सारी जगहों का अंतिम परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बैठ के उसकी समीक्षा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए 90 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। मेवात के नूह से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। यहां से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने अपने निकट प्रतिद्वंदी ताहिर हुसैन को 46,963 वोटों के अंतर से हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार यहां तीसरे स्थान पर रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता का, नूह की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, अपने सभी साथियों का और पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये फिर से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन, 10 साल की इस इलाके के साथ अनदेखी और जिस तरीके का शासन उन्होंने यहाँ किया है, भेदभाव की राजनीति की है, उसका यहाँ की जनता ने 36 बिरादरी के लोगों ने मिलके जिस तरीके से लोकसभा 2024 में कांग्रेस का समर्थन किया था, फिर से कांग्रेस को भारी विश्वास और समर्थन देके मैं समझता हूं कि नूह में एक इतिहास बना है। 60 साल से पहली बार कोई विधायक लगातार दूसरी बार बना है। इसलिए वजह से मैं नूह की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और जो वादे हमने विकास के लिए जो उनके से किए हैं, हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे और उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इलाके में जो एक विकास की राजनीति की अब की बार शुरुआत हुई है, सबने मिलकर जिस तरीके से समर्थन दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर ली है। वहीं विनेश फोगाट के जीतने पर कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व WFI अध्यक्ष ने कहा है कि विनेश फोगाट जीत तो गई हैं, लेकिन वो जहां कदम रखती हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। कांग्रेस में गई हैं, कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। हरियाणा चुनाव परिणाम के रुझानों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि मैं हरियाणा के लिए बीजेपी का स्टार प्रचारक रहा हूं। मैं जहां भी गया, जमीन पर सच्चाई बहुत अलग है। हम इसे अभिमान नहीं मान रहे हैं, लेकिन लोगों का सम्मान, नतीजों का खाका हमें पहले ही दिख गया था। अब ये साफ हो गया है कि हम जो काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं। लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं। देखिए, मैं हरियाणा चुनाव का स्टार प्रचारक भी
हूँ और हरियाणा के लगभग 32 विधानसभा को टच किया। मेरा मानना है, मैं जहां जहां गया और जिसने पूछा हमसे, मैंने सबसे कहा कि देखो ग्राउंड की सच्चाई कुछ अलग है। जो लोग बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे, ड्राइंग रूम में, उनकी बातों से जो मैं ग्राउंड पे देख रहा था वो मेल नहीं खाता है। और फरीदाबाद के क्षेत्रों में, इधर गुड़गांव के क्षेत्रों में मैं जहां जहां भी गया हूं, उसके बाद हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में, मैं तो ऐसा सैलाब देखता था कि जो लोग बातें करते थे मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। और मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता, अभी जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है, बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। लेकिन हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। कंफ्यूजन जरूर होता था जब हम कुछ लोगों की बातें सुनते थे। तो अभी यह स्पष्ट हो गया है कि आप कहीं कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी मनोदशा हो सकती है, मगर जनता, लोग जो हैं वो काम करने वालों पे, सच्चाई के साथ चलने वालों पे, सबको साथ लेकर चलने वालों के लिए, और जो साजिश वाजिश में ज्यादा नहीं जाता है, अपशब्द नहीं बोलता है, उसके साथ चलने को तैयार है। और मैं बहुत सारे इलाकों, देखो हरियाणा में ना एक और फैक्टर है, वहाँ यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं और मैं अक्सर जहां वहीं जाता हूं जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनका जो भाव देखता था मैं, वो देखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल हमें उससे समानता दिख रही है। बाकी अंत तक यही रहे, यही भगवान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि चुनाव आने वाले हैं, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज की चुनाव से सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी भी अति आत्मविश्वास से नहीं होना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी भी तरह की अंदरूनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस चुनाव में आपकी भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता को साफ सफाई जैसी बुनियादी चीज़ों की अपेक्षा होती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अपने क्षेत्र में साफ सफाई बनी रहे। अगर ऐसा किया गया तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना होना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना, मेरे कहने से लड़ना मत। लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया। इसी कड़ी में बीते दिन हिजबुल्ला ने इजराइल पर 123 मिसाइलें दागी। इसके जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए 1 घंटे तक 100 लड़ाकू विमान से 120 साइटों को अपना निशाना बनाया। हमले को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता ने लेबनान में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की। कहा है कि वो अगली सूचना मिलने तक समुद्री तट पर या नावों पर रहने से बचें। साथ में उत्तरी इजराइल में एक नया क्लोज्ड
मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमले को लेकर आईडीएफ ने बताया कि हमारे फाइटर्स जेट्स ने अलग अलग यूनिट को निशाना बनाया, जिसमें रदवान फोर्सेज, सदर्न फ्रंट्स की रिलीजनल यूनिट्स, मिसाइल रॉकेट्स फोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट शामिल थे। ये अटैक इजरायली सेना हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल और फायरिंग यूनिट को खत्म करने के लिए किया गया था। इसके अलावा सेना लगातार जमीनी आक्रमण को तेज करने के लिए लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में लेबनान में अभी तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 11,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वही हमास के साथ जारी जंग के बीते दिन 7 अक्टूबर को 1 साल पूरे हो गए हैं। इसके बावजूद वहां अभी भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक युद्ध में 42,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 16,000 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वही 97,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मैक्सिको के गेरेरो की राजधानी चिल्पेंसिंगो के मेयर एंदेलो को दर्दनाक तरीके से मार दिया गया। वो महज 6 दिन पहले मेयर बने थे। उनकी हत्या बीते रविवार को कर दी गई। इसकी पुष्टि वहां के गवर्नर ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की। उन्होंने लिखा है कि पूरा गेरेरो समाज उनके नुकसान पर शोक मना रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक युवा मेयर का सिर काट दिया गया। कथित तौर पर व्हाट्सएप पर एक पिकअप ट्रक के ऊपर उनके कटे हुए सिर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एलेजांद्रो आर्कोर्स की मौत शहर की नई सरकार के सचिव फ्रांसिस्को तापिया की गोली मारकर हत्या के ठीक 3 दिन बाद हुई है। सीनेटर एलेजांद्रो मोरेनो ने सोशल मीडिया पर कहा, वे युवा और ईमानदार अधिकारी थे जो अपने समुदाय के लिए प्रगति चाहते थे। गेरेरो राज्य अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि वह हत्या की जांच कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी ने कहा, इस शहर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। गेरेरो के लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। हाल के महीनों में गेरेरो राजनेताओं और पत्रकारों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको में 2 जून को हुए चुनाव से पहले राज्य में कम से कम 6 राजनीतिक उम्मीदवार मारे गए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।